हेलो एवरीवन, दिस इज पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टेट 2016 का पेपर है। 2 फरवरी 2016 को यह परीक्षा हुई थी। इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, और हम डिस्कस कर रहे हैं संस्कृत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। 2013 का पेपर आपका और 2014 का आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, इसको मैंने आपको करा दिया है। इसका बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने एनालिसिस कराया है। आप इनको देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। मैं आपको बता दूं कि जो आपकी सीडीपी है और ईबीएस है, सीडीपी है और आपकी ईबीएस है, इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर है वह मैंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से करा दिया है। तो आपने उनको नहीं देखा है तो आप उनको देख लीजिए। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। मैंने 2022 से जो आपकी लास्ट ईयर एग्ज़ाम हुआ था, 2022 से लेकर 2011 तक का आपका जो 10 सालों की परीक्षा हुई है उसका मैंने एनालिसिस कराया है। और यूपी टेट की जो 2023 की सभी क्लासेज को मैंने चलाया है। तो आप उन क्लासेस को देखिए, संस्कृत की क्लासेस को देखिए। बहुत ही बिल्कुल आसान भाषा में मैंने उन क्लासेस को कराया है। तो आप अभी से अपनी तैयारी को करते हैं तो आपका यूपी टेट है वह काफ़ी अच्छे मार्क्स से निकल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 आता है कि आकर्षण शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त है। आकर्षण शब्द में प्रत्यय कौन सा प्रयुक्त है। तो आकर्षण में बताना है कि कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय के बारे में जानते हैं। प्रत्यय होता क्या है। तो प्रत्यय का मतलब होता है जो शब्द के अंत में लगता है। जो शब्द के अंत में लगता है वही क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। जो आपके अंत में लगते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। और जो पहले लगते हैं वह क्या कहलाते हैं, वह आपके उपसर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। और जो प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय की बात करते हैं, यहाँ पर प्रत्यय पूछा है, जो अंत में लगते हैं वही आपके क्या होते हैं, प्रत्यय होते हैं। तो चलिए समझते हैं आकर्षण में कौन सा प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय होता है, कत बतु प्रत्यय होता है, या श्रत प्रत्यय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि आकर्षण में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका सही आंसर हो जाता है श्रत प्रत्यय। श्रत प्रत्यय आकर्षण में हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद है। किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में प्रयुक्त प्रमुख छंद है। तो आपको बताना है कि अनुष्टुप है, या जगती है, या वंशस्थ है, या उपजाति है। तो आपको बताना है कि किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग में कौन सा प्रमुख छंद है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, वंशस्थ। यह आपका क्या है, सही आंसर है। यही आपका क्या है, छंद है। प्रथम सर्ग में छंद कौन सा है किरातार्जुनीयम में, वंशस्थ। वंशस्थ आपका क्या है, प्रथम सर्ग में छंद है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है कि अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। अक प्रत्याहार के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं। आपसे पूछा है कि अ, आ, ई, ऋ, अ, आ, ई, उ, ऋ और ल यह आते हैं, या अ, ई, उ आते हैं, या ऋ और ल आते हैं, या सभी स्वर आते हैं। तो प्रत्याहार पूछा है आपसे, तो मैंने आपको बताया है बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने संस्कृत की सभी क्लासेस को कराया है। तो आप एक बार उन क्लासेस को देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। तो मेरा यही कहना है कि आप एक बार उन क्लासेस को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से संस्कृत समझ में आ जाने लग जाएगी। तो अक प्रत्याहार की बात करते हैं। संस्कृत में पहले स्वरों की बात करते हैं। तो स्वर कितने होते हैं संस्कृत में, 9 होते हैं। संस्कृत में कितने स्वर होते हैं, तो 9 स्वर होते हैं। और अक प्रत्याहार की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, अ, आ, ई, उ और ऋ और ल है। यह क्या आज बन जाते हैं, आपके अक प्रत्याहार बन जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए आप
अब जो प्रत्याहार कैसे बनते हैं उस वीडियो को देख लेना कि किस तरीके से बनते हैं, बहुत ही आसान भाषा में मैंने समझाए हैं। तो चलिए, क्योंकि यहाँ पर हम एनालिसिस करा रहे हैं तो ज़्यादा नहीं बता सकती क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपका 4 आता है कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग हैं। स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं? 2 हैं, 5 हैं, 4 हैं या 3 हैं। स्पर्श व्यंजन व्यंजन होती हैं उनके कितने वर्ग हैं? तो उसके 5 वर्ग हैं। क्या हैं? 5 वर्ग हैं। और संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या हो जाती है 25। 5 वर्ग हैं और संख्या की बात करते हैं तो संख्या हो जाती है 25। यानी कि क वर्ग से लेकर आपका कहाँ तक बनता है? यह बन जाता है प वर्ग तक। तो क वर्ग आता है, च वर्ग आता है इसमें, और आपका ट वर्ग आता है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, और आपका प वर्ग आता है। यहाँ तक प वर्ग आता है। तो इसमें क से स्टार्ट होगा, क, ख, ग, घ और अण। इस तरीके से आपके 5 इसमें हो गए, 5 इसमें बन गए, 5 इसके, यानी कि इस तरीके से आपके कितने हो जाते हैं? तो 25 आपके वर्ड हो जाते हैं। 25 हो जाते हैं वर्ड। और इसमें क्या पूछा है कि स्पर्श व्यंजनों के वर्ग पूछा है। वर्ण आपके 25 हो जाते हैं, वर्ण आपके क्या हो जाते हैं? 25 हो जाते हैं। लेकिन आपसे वर्गों के विषय में पूछा है तो वर्ग कितने होते हैं? 5 हो जाते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। कितने वर्ग हो जाते हैं? प। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाता है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है? सर्वे भवन्तु सुखिनः किस प्रकार का वाक्य है? तो संकेतवाचक है, विस्मयबोधक है, प्रश्नवाचक है, इच्छावाचक है। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह है इच्छावाचक। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है, इच्छावाचक वाक्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि अधिशीर्ष स्थासा कर्म सूत्र संबंधित है। अधिशीर्ष स्थासा कर्म जो सूत्र है यह किससे संबंधित है? तो प्रथमा विभक्ति में है, द्वितीय विभक्ति में है, तृतीय विभक्ति में है या चतुर्थी विभक्ति में है? तो इसका सही आंसर हो जाता है यह द्वितीय विभक्ति में होता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि निम्नलिखित वर्णों में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है? निम्नलिखित में से किस वर्ण का उच्चारण स्थान होता है वह दंतोष्ठ होता है? तो व का, म का, प का या क का? तो दंतोष्ठ आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, वो आपका क्या हो जाता है? दंतोष्ठ हो जाता है। तो इसका सूत्र होता है वकारस्य दंतोष्टम। क्या हो जाता है? सूत्र की बात करते हैं, क्या होता है? वकारस्य दंतोष्टम। क्या हो जाता है? वकारस्य दंतोष्टम इसका सूत्र हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। तो इसमें व आ गया आपका, तो वह आपके क्या हो गया? इसका उच्चारण स्थान हो गया किसका? दंत का। यहाँ तक बात क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि बहुज्ञ का विपरीतार्थक शब्द है, यानी कि जो विलोम शब्द होता है उसके विषय में पूछा है कि इसका विलोम शब्द है। बहुज्ञ का विलोम शब्द क्या है? तो आपको बताना है क्या हो जाता है विलोम शब्द। विलोम का मतलब होता है उल्टा। क्या होता है? विलोम का मतलब उल्टा होता है या फिर आपका विपरीत होता है। उल्टा होता है और क्या होता है? विपरीत होता है। तो बहुज्ञ का आपको बताना है कि विलोम शब्द क्या होता है। अभिज्ञ होता है, अल्पज्ञ होता है, सर्वज्ञ होता है या बृहज्ञ होता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है, क्या हो जाता है? अल्पज्ञ हो जाता है। बहुज्ञ का क्या हो जाता है? अल्पज्ञ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि धीसह पद में संधि विच्छेद है। धीसह पद में संधि विच्छेद है दीर्घ संधि का, गुण संधि का, वृद्धि संधि का या अयादि संधि का? धीसह शब्द में
दिशा पद में संधि है तो दीर्घ संधि है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाता है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। यहाँ तक बात क्लियर। और दीर्घ संधि के सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र हो जाता है अकह सवर्णे दीर्घ। क्या हो जाता है? अकह सवर्णे दीर्घ। अकह सवर्णे दीर्घ इसका क्या हो जाता है? सूत्र हो जाता है दीर्घ संधि का। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आता है आपका कि रमाया में विभक्ति वचन है। जो रमाया है तो इसमें बताना है कि कौन सी विभक्ति और वचन है। राम का रूप है वह कई बार पूछा गया है, यानी कि आपकी जो 2014 की परीक्षा हुई थी उसमें भी राम से क्वेश्चन बना था, तो आपको पता होना चाहिए। मैंने इन सभी को करा दिया है तो आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए, इसमें बताना है कि रामया में विभक्ति वचन है, द्वितीय विभक्ति द्विवचन है, तृतीया विभक्ति एक वचन है, या चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, या षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो रमाया में कौन सी विभक्ति और वचन है? इसका सही आंसर हो जाता है षष्ठी विभक्ति एक वचन। षष्ठी विभक्ति एक वचन रमया में विभक्ति है। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आता है कि संस्कृत व्याकरण में कति शब्द किस वचन में प्रयोग किया जाता है। संस्कृत व्याकरण में कति शब्द का प्रयोग किस वचन में किया जाता है? तो एक वचन में किया जाता है, द्विवचन में, बहुवचन में, या उपर्युक्त सभी में। तो आपको बताना है इसका सही आंसर बहुवचन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाता है, बहुवचन में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आता है कि आपको बताना है उपसर्गों की संख्या। किसमें उपसर्गों की संख्या पूछी है? तो संस्कृत में उपसर्गों की संख्या पूछी है, तो आपको बतानी है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? 20 होती है, 22 होती है, 25 होती है, या 27 होती है। जो उपसर्ग होते हैं संस्कृत में कितने होते हैं? तो इनकी संख्या 22 होती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है कि संस्कृत में जो आपके उपसर्ग होते हैं कितने होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं। मैंने इन उपसर्गों के बारे में आपको करा दिया है, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम बताना है। संस्कृत के सुप्रसिद्ध नाटककार विशाख दत्त की प्रसिद्ध कृति का नाम बताना है। तो उनकी कौन सी प्रसिद्ध कृति है? तो हितोपदेश है, नीति शतकम है, या मृच्छकटिकम है, या मुद्रा राक्षसम है। तो आपको बताना है कि जो विशाख दत्त हैं उनकी कौन सी कृति है, इसमें कौन सी कृति है उनकी जो फेमस कृति है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 मुद्रा राक्षसम। मुद्रा राक्षसम है, यह किसकी कृति है? तो यह विशाख दत्त की कृति है। मुद्रा राक्षसम यह किनकी कृति है? तो विशाख दत्त की यह कृति है। क्वेश्चन नंबर 14 आता है आपका कि शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक हैं बाणभट्ट हैं, अभिकांत दत्त व्यास हैं, या भास हैं, या कालिदास हैं। तो आपको बताना है कि शिवराज विजय नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो इनका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 अंबिका दत्त व्यास। अंबिका दत्त व्यास हैं वह शिवराज विजय पुस्तक के लेखक हैं। बाणभट्ट की बात करते हैं, इनकी प्रसिद्ध रचना कौन सी है? तो कादम्बरी है, वह इनकी प्रसिद्ध रचना है। कादम्बरी बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना है। यहाँ तक बात क्लियर। अब बात करते हैं कालिदास की। तो कालिदास की कौन सी प्रसिद्ध रचना है? तो एक तो आपकी रघुवंशम है। कौन सी है? रघुवंशम है। और दूसरी की बात करते हैं तो अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सी है? अभिज्ञान शाकुंतलम। अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी दूसरी रचना है। यानी कि जो आपके कालिदास हैं इनकी कुल जो 7 रचनाएं हैं, और सातों रचनाएं इनकी क्या हैं? बहुत ही फेमस रचनाएं हैं, आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 अभिका दंत व्यास
यह इनके लेखक हो जाते हैं शिवराज विजय पुस्तक के। बाण भट्ट की बात करते हैं तो इनकी रचना हो जाती है कादम्बरी। कालिदास की बात करते हैं तो रघुवंशम और अभिज्ञान शाकुंतलम इनकी रचनाएं हो जाती हैं। 7 इनकी रचनाएं हैं। यहाँ तक बात क्लियर। भास की बात कर लेते हैं तो इन्होंने इन्होंने क्या किया था, 13 नाटकों की रचना की थी। भास ने 13 जो नाटक हैं उनकी रचना की थी। किनकी? 13 नाटकों की रचना की थी। किसने? भास ने की थी। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 आता है कि अष्टाशीति पद का अर्थ संख्या बतानी है। तो सीति का मतलब हो जाता है 80। सीति का मतलब क्या हो जाता है? 80। और अष्टा का मतलब क्या हो जाता है? 8। तो टोटल कितने हो जाते हैं आपके? 88 हो जाते हैं। अष्टाशीति का मतलब क्या हो जाता है आपका? 88 हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 आता है कि गंग गोदकम का संधि विच्छेद है। तो गंग गो प्लस दकम, या गड़ग प्लस उदकम, या गड़ गोद प्लस कम, गंगा प्लस उदकम। तो आपको बताना है गंगोदकम का संधि विच्छेद है। तो इसका सही आंसर हो जाता है गंगाधन उदकम। यही आपका गंगोदकम का संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 आता है कि पवित्रम में संधि विच्छेद कीजिए। पवित्रम का जो संधि विच्छेद है क्या हो जाता है? पौधनित्रम होता है, पौधनित्रम होता है, पवधनित्रम होता है, पाधनित्रम होता है। तो पवित्रम का जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है पौधन इत्रम। पौधन इत्रम क्या हो जाता है? पवित्रम का संधि विच्छेद हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आता है कि निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्याय है। निम्नांकित में अरविंदम शब्द का पर्याय है तो नीलम है, गगनम है, वायु है, या कमलम है। तो आपको बताना है जो अरविंदम शब्द है इसका पर्यायवाची क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कमलम। कमलम क्या है आपका? अरविंदम शब्द का पर्यायवाची है। क्वेश्चन नंबर 19 आता है कि संस्कृत शब्द में निम्नांकित में से कौन सा उपसर्ग है। संस्कृत शब्द में इनमें से बताना है कि कौन सा उपसर्ग है। सम है, सम है, स है, या सम है। तो उपसर्ग बताना है संस्कृत में कौन सा उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। सम आपका क्या हो जाता है? उपसर्ग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 आता है आपका कि आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं। आदि में जुड़ने वाले तथा अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को कहते हैं। तो परसर्ग कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं, विसर्ग कहते हैं, या उपसर्ग कहते हैं। तो आपको बताना है कि आदि में जुड़ने वाले अर्थ परिवर्तन करने वाले शब्दांश को हम क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है इसे हम उपसर्ग कहते हैं। आदि का मतलब होता है, आदि का मतलब क्या हो जाता है? तो इसका मतलब हो जाता है पहले, यानी कि जो पहले लगते हैं, शब्द के पहले लगते हैं और अर्थ को क्या कर देते हैं? परिवर्तित कर देते हैं, परिवर्तन हो जाता है अर्थ का। तो वही आपके क्या होते हैं? उपसर्ग होते हैं जो आपके पहले लगते हैं। आदि में लगने वाले होते हैं वह क्या हो जाते हैं? आपके उपसर्ग होते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? यह अंत में जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं वह आपके प्रत्यय कहलाते हैं। जो आपके आदि में पहले जुड़ते हैं वह आपके उपसर्ग कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 आ जाता है कि निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनिए। निम्न में से शुद्ध वाक्य चुनना है। तो सह पुस्तकम पठसी, सा विद्यालयम गच्छत, तो विद्यालय गच्छत, या ते पुस्तकम पठत। तो आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाता है तो विद्यालय गच्छत। तो विद्यालय गच्छत यही आपका सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 आता है कि कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं कि संस्कृत है। कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं तो इसमें बताना है इसकी संस्कृत कौन सी है। तो कृष्णस्य उभयत गोपा सन्ति,
या कृष्णम उभयत गोपा सन्ति, कृष्णाय उभयत गोपा सन्ति या कृष्ण उभयत गोपा सन्ति। तो आपको बताना है कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं, इनकी संस्कृत बतानी है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है कृष्णम उभयत गोपा सन्ति। कृष्णम उभयत गोपा सन्ति इसका सही आंसर हो जाता है, इसकी संस्कृत बन जाती है कि कृष्ण के दोनों ओर ग्वाले हैं। एक ग व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 23 आता है कि ग व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है। तो ग कौन सा व्यंजन हो जाता है आपका? स्पर्श व्यंजन हो जाता है। स्पर्श व्यंजन हो जाता है आपका ग। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट आता है कि प्राणों की संख्या कितनी है। जो प्राण होते हैं आपके उनकी संख्या बतानी है। 18 होती है, 20 होती है, 15 होती है या 24 होती है। तो प्राणों की संख्या कितनी होती है? 18 होती है। प्राणों की संख्या 18 होती है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 आता है कि छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा यानी कि रटेगा, तो यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। तो इसमें बताना है कि छात्र पढ़े हुए श्लोकों को कंठाग्र करेगा तो यह व्यवहारगत परिवर्तन किस उद्देश्य का है। तो ज्ञान का है, अभिव्यक्ति का है, अभिग्रहण का है या अभिरुचि का है। तो यह क्या हो जाता है? कंठाग्र कर रहा है यानी कि वह पढ़ने के लिए अच्छे से लगा हुआ है और उन्हें कंठस्थ करने की उसमें क्या है? अभिरुचि है। उस बच्चे को उनको कंठस्थ करने की क्या है? अभिरुचि है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 26 आता है कि छात्रों में उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। छात्रों में उच्चारण अभ्यास कराने हेतु सहायक सामग्री है। तो श्यामपट्ट है, फ्लैश कार्ड है, रेडियो है या टेप रिकॉर्डर है। तो जो उच्चारण कराने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण सामग्री हो जाती है तो वह आपका टेप रिकॉर्डर हो जाता है। इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 27 आता है कि निम्नलिखित में से बाणभट्ट की कृति नहीं है। कौन सी इसमें बाणभट्ट की कृति नहीं है। तो कादम्बरी, हर्षचरित, चंडी शतकम या 10 कुमार चरितम। तो बाणभट्ट की जो कृति है वह नहीं है, इसका सही आंसर हो जाता है 10 कुमार चरितम। 10 कुमार चरितम है वह बाणभट्ट की रचना नहीं है, बाणभट्ट की कृति नहीं है। यह किसकी है? तो महाकवि दंडी की यह रचना है। 10 कुमार चरितम किसकी है? महाकवि 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 दंडी की यह रचना हो जाती है। कौन सी? 10 कुमार चरितम। बाणभट्ट की कृति नहीं की बात की थी तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया आपका 10 कुमार चरितम। और 10 कुमार चरितम किसकी रचना है, कृति है? तो महाकवि दंडी की यह कृति है। क्वेश्चन नंबर 28 आता है कि पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं, बाद में यह नियम शिक्षण सूत्र है। तो अनुभव से तर्क की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, सरल से कठिन की ओर। तो इसका सही आंसर हो जाता है कि पहले उदाहरण को प्रस्तुत किया जा रहा है, बाद में नियम बताए जा रहे हैं। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2 विशेष से सामान्य की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका 29 आता है कि संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किए जाने वाला दृश्य उपकरण है। संस्कृत शिक्षण में प्रयोग किया जाने वाला दृश्य उपकरण कौन सा है। तो सिनेमा है, टेप रिकॉर्डर है, फ्लैश कार्ड है या ग्रामोफोन है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही आंसर हो जाता है जो दृश्य उपकरण है, देखने वाला उपकरण है, तो आपका क्या हो जाता है? फ्लैश कार्ड हो जाता है। फ्लैश कार्ड के माध्यम से आप क्या करते हैं? उसे देखते हैं। ग्रामोफोन की बात करते हैं तो यह कैसा उपकरण है? यह श्रव्य उपकरण है। ग्रामोफोन आपका कैसा उपकरण हो जाता है? श्रव्य उपकरण हो जाता है। और जो आपका सिनेमा होता है यह कैसा हो जाता है? दृश्य और श्रव्य आपका हो जाता है। दृश्य और श्रव्य हो जाता है। और जो फ्लैश कार्ड होता है वह क्या हो जाता है? दृश्य हो जाता है। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 आता है
कि संस्कृत का अध्यापक एक एक शब्द का अर्थ स्पष्ट करता है। संस्कृत का जो टीचर है वह एक एक शब्द को, एक एक शब्द का जो अर्थ है उसे स्पष्ट करता है। तो प्रत्यक्ष विधि में करता है, व्याख्या विधि में करता है, मूल्यांकन विधि में करता है या समवाय विधि में करता है। संस्कृत का टीचर है, एक एक शब्द का अर्थ बता रहा है, उसे स्पष्ट कर करके बता रहा है, तो कौन सी विधि कहलाती है? व्याख्या विधि कहलाती है। उसका क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन कर रहा है, तो वह व्याख्या विधि आपकी कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाता है। तो चलिए यहाँ तक हमने 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए। यह आपका 2016 का पेपर था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसको मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। 2014 का मैंने करा दिया है और 2013 का मैंने संस्कृत का आपका प्रीवियस ईयर पेपर करा दिया है। तो आपने अभी तक इनको नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सीडीपी के और ईबीएस के सभी प्रीवियस ईयर पेपर मैंने करा दिए हैं, तो आप इनको भी देख लेना। तो चलिए, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके से मैंने सभी क्लासेस को भी कराया है और इसी तरीके से मैंने इन सभी का मैंने एनालिसिस भी कराया है। तो आप इनको देखिए और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। और आप फ्री नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।